1947 से ही जो टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पे कश्मीर, स्पेशली आप भी कश्मीरी पंडित हैं, तो आपके ऊपर क्या कुछ बीतती है, क्या कुछ फील होता है आपको? ये सारा जो है ये 1986 में शुरू हुआ था। फरवरी 1986 में जब कश्मीर में सारी घाटी में मंदिरों पर आक्रमण हुए थे, तो वहाँ धरपकड़ हुई थी। उसमें 127 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए थे। उन 127 में से 87 लोग जो थे वो कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। कि 1987 से आतंकवाद का जो रूप सामने आया, उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो लोग थे वो थे जैसे शबीर शाह हैं, यासीन मलिक हैं, बिटा कराटे हैं, इस तरह के लोग, जावेद मीर, इस तरह के लोग जो थे वो सामने आए। एक्चुअली शुरुआत इसकी 1986 में हुई थी, लेकिन 1987 से आतंकवाद का जो ये रूप सामने आ गया, इसके सामने कश्मीरी पंडित जो हैं विवश हो गए। एक कम्युनिटी को इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्हें अपना जो हज़ारों सालों का जो उनकी रहने की जगह थी, जिसको वो होमलैंड मानते हैं, जिसको वो अपनी जन्मभूमि मानते हैं, पुण्य भूमि मानते हैं, उसको उनको छोड़ने पर विवश होना पड़ा। आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आतंकवाद के माध्यम से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, इसमें कोई लेकिन हर्ज नहीं है कि कश्मीरी मुस्लिम समाज को भी छोड़ा नहीं गया है। जिस तरह से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग होती आ रही है, उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी चिरुंगू जी, जो कि कश्मीरी पंडित लीडर हैं और बीजेपी के लिए बीजेपी लीडर भी हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं। आज हम इनसे इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे ताकि इनका ओपिनियन भी जानें कि एज ए कश्मीरी पंडित इन्होंने क्या कुछ सफ़र भी किया है और क्या कुछ इनका ओपिनियन है इस बारे में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आप बताइए, तो कश्मीरी घाटी में जो हाल ही में हो रहे हैं वो नहीं, जो इतने साल 1919 के बाद से या फिर 1947 से ही जो टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पे कश्मीर, स्पेशली आप भी कश्मीरी पंडित हैं, तो आपके ऊपर क्या कुछ बीतती है, क्या कुछ फील होता है आपको, और ओपिनियन क्या है आपको उसके लिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये सारा जो है ये 1986 में शुरू हुआ था। फरवरी 1986 में जब कश्मीर में सारी घाटी में मंदिरों पर आक्रमण हुए थे। लगभग 40 मंदिर सारे कश्मीर वैली में, उन पर एक साथ आक्रमण हुआ था। उनको जलाया गया था, उनको डैमेज किया गया था, डिमोलिश किया गया था, और साथ में ही उनके साथ में जो सटी हुई कोई प्रॉपर्टी थी हिंदुओं की, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। पत्थरबाजी हुई थी। ये एक तरह से कश्मीरी हिंदुओं के धर्मस्थलों पर, पूजा स्थलों पर और उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ पर एक साइड का रेड था। और उस समय गुल शाह की हुकूमत थी, और ये सारा जो है मामला ये काफ़ी बढ़ गया था। उस समय ये बताया जाता था, अभी भी उसके गवाह हैं और वो उसकी गवाही देने को भी तैयार हैं, कि जो उस समय की कांग्रेस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में थी, जिसके सरबराह उस समय सारे प्रदेश में मुफ्ती मोहम्मद सैयद हुआ करते थे, उनके कार्यकर्ता और उनके लोग जो हैं वो इसमें, इस सारे जो ये सारा कांड हुआ था, इसमें उनका स्पष्ट हाथ था। और जब वहाँ पर कुछ देर के बाद में लोगों की धरपकड़ पुलिस ने की, तो उस धरपकड़ में मुझे याद है उस समय डीजीपी इस रियासत के, उस समय जम्मू कश्मीर के थे, एमएम खजूरिया जी। उन्होंने वहाँ पर कैंप किया था, कोई मुझे लगता है 1 महीना वहाँ पर वो रुके थे, हम वहाँ मिले भी थे उनसे। और उसके बाद में जो वहाँ धरपकड़ हुई थी, उसमें 127 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए थे। उन 127 में से 87 लोग जो थे वो कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो ये सारा कांड जो है उन्होंने वहाँ करवाया था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद से, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने ये सारा करवाया था। और उसके बाद में सर मैं आपको काटना चाहूँगी यहाँ पे कि आपने बोला कांग्रेस के लीडर, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है तभी आपने बीजेपी ज्वाइन की, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आपने तभी बीजेपी ज्वाइन? नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद में हमने कई काम किए, हमने वहाँ देखा। उसके बाद में बीजेपी के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आए। उनकी एक टीम जो थी वो केंद्र से वहाँ भेजी गई। मुझे याद है उसमें श्री केदारनाथ जी साहनी थे, उनके एक एमपी भी थे जो गुजरात से एमपी थे, वो भी उनके साथ थे, और प्रोफेसर चमन लाल जी गुप्ता। ये इन तीनों का एक टीम जो है वो वहाँ सर्वेक्षण करने के लिए, वो वहाँ सर्वे करने के लिए आया था। उनको हम सारे
कश्मीर में अलग अलग जगहों पर ले गए थे। मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में उनको कई मंदिर मैंने उनको दिखाया। मैं उनके लिए एक कार्यक्रम भी वहाँ पर हमने गणपतियार मंदिर में किया था और उन्होंने उसकी परवाह, केवल एक ये पार्टी उस वक्त 1986 के मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी 1986, केवल यही एक पार्टी थी जिन्होंने उस वक्त कश्मीरी पंडितों की सुध ली थी। और उसके बाद में हमने ये देखा कि 1987 से आतंकवाद का जो रूप सामने आया, उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो लोग थे वो थे जैसे शबीर शाह हैं, यासीन मलिक हैं, बिटा कराटे हैं, इस तरह के लोग, जावेद मीर, इस तरह के लोग जो थे वो सामने आए। उन्होंने पाकिस्तान से प्रायोजित जो ये सारा आतंकवाद का मामला था उसको लेकर के उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और कश्मीरी पंडितों पर चुन चुन कर हमले किए। उनके जो लीडर्स थे उनको मारा, उनकी महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किए, उनके जो घर थे उनको जलाया, उनके मंदिरों पर हमले किए। ये कुल मिलाकर के ये सारा जो है 1987 से ही शुरू हो गया। एक्चुअली शुरुआत इसकी 1986 में हुई थी, लेकिन 1987 से आतंकवाद का जो ये रूप सामने आ गया, इसके सामने कश्मीरी पंडित जो हैं विवश हो गए, क्योंकि उन पर ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और जिस तरह से उनको चुन चुन कर मारा जा रहा था, उनके पास में इस तरह के स्लोगन्स आए, जैसे आपने सुना होगा ये रलिव सलिव गलिव, ये एक स्लोगन आया। रलिव मानी आप कन्वर्ट हो जाओ और इस्लाम ग्रहण कर लो, रलिव गलिव आप नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ, सलिव यानी यहाँ से निकल जाओ। तो उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। मैं तो कश्मीरी पंडितों को बहुत करीब से देखा हूँ, मैं स्वयं कश्मीरी पंडित हूँ। एक प्रकार से कश्मीरी पंडितों ने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा और वो धर्म योद्धा मैं उनको मानता हूँ। उन्होंने सब कुछ परित्याग करके लेकिन धर्म को परित्याग नहीं किया और उन्होंने इधर की ओर मुख किया। वो दक्षिण की ओर आ गए, यानी जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, या बाकी शहरों में उधमपुर आ गए। और इस तरह से उन्होंने अपने माताओं का, बहनों की उनकी लाज बचाई, उनको अपने साथ में लाए जो बाकी थे। और सारा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है 1989, 1990 और 1991 इन 3 वर्षों में सारा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है कश्मीर से विस्थापन कर गई। ये एक बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ, इथनिक क्लींजिंग का जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ये केवल 1947 के बाद में केवल कश्मीर में हुआ, जहाँ से एक कम्युनिटी को इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्हें अपना जो हज़ारों सालों का जो उनकी रहने की जगह थी, जिसको वो होमलैंड मानते हैं, जिसको वो अपनी जन्मभूमि मानते हैं, पुण्य भूमि मानते हैं, उसको उनको छोड़ने पर विवश होना पड़ा। ये एक प्रकार से जो नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, ये उसकी एक झलक थी कि एक तो उनको मारा गया, एक तो उनके मंदिरों पर अधिकार किए गए, उन्हें तहस नहस किया गया, जलाया गया। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक बार नहीं हुआ। एक तो मैंने आपको 1986 की बात तो बताई दी, उसके बाद में ये सारा कुछ 1990 में हुआ, फिर उसके बाद में 1991 में भी हुआ, फिर 1992 में होलसेल में हुआ। जब अयोध्या का कांड हुआ था उस समय कोई 101 मंदिरों पर, 97 मंदिरों पर हमले हुए थे उस समय। और उसकी एक रिपोर्ट भी है इंडियन एक्सप्रेस में। उन दिनों जॉर्ज जोसेफ उनके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर में हुआ करते थे। उन्होंने इस पर बड़ी एक पूरी डिटेल बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी, जो उस वक्त छपी भी थी। और उसके आधार पर उस समय भुवनेश चतुर्वेदी हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये बात मानी थी कि कश्मीर में किस प्रकार से हुआ। ये सारा जो नरसंहार और ये जेनोसाइड और इतनी क्लिनजिंग, जातीय सफाया कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में हुआ, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको सारे जम्मू कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, फिर एक और बात हुई, फिर जब आतंकवाद का फैलाव हुआ, यानी आतंकवाद फिर जम्मू कश्मीर में बाकी स्थानों पर भी जड़ें जमाने लगा। जैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट था, रामबन डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ वगैरह,
राजौरी, उधमपुर, यहाँ पर भी फिर ये आतंकवाद जो है वहाँ पर भी सिलेक्टिव किलिंग्स उसके द्वारा शुरू हुई। यहाँ पर भी जम्मू में भी इन सारे पहाड़ी इलाकों में हिंदुओं को मारा गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत उनके साथ बेदर्दी हुई, उस पर कई रिपोर्ट हमने लिखे हुए हैं। मैं उन दिनों आपने भी लिखे? हाँ जी, उस पर कई रिपोर्ट हमने लिखे हैं जो हमने सारे विश्व में भेजे हैं। वो रिपोर्ट अभी भी मेरे पास है, वो छपे हैं उनकी। उस समय हमने काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको ले गए थे हम। आपको फील नहीं होता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ ही क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो ये सब करने वाले हैं उनके पीछे ये मंशा है कि जहाद जो है, जैसे इस्लामिक जहाद जिसे कहते हैं, कि उसमें कोई दूसरा वहाँ ना रहे, केवल इस्लाम को मानने वाले रहें। ये कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में ये बहुत बार हुआ है पहले, लेकिन फिर ये सारा कुछ थम गया था बहुत देर तक। जैसे सिख हुकूमत आई थी 1819 में, उसके बाद में डोगरा हुकूमत आई जो लगभग 100 साल चली, उस समय भी ये रुक गया था, लेकिन 1931 से ये फिर शुरू हो गया। और दुर्भाग्य से हमने ये देखा कि इसकी परिणति के रूप में हम आज देख रहे हैं कि एक पूरा कश्मीरी पंडित समाज जो है वो विस्थापित है, वो कश्मीर से बाहर है। अभी भी देखिए जो कश्मीर में हालात हैं, इस वक्त के हालात हैं, वो भी कोई ठीक नहीं है। अगर हम देखें तो पीछे ही हमने देखा कि वो राहुल भट्ट जी को वहाँ पर उनकी शहादत हुई, उनको चुन करके मारा गया दफ्तर में आ करके, जहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव, हाँ, जहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठता है, तहसीलदार बैठते हैं, वहाँ पर अंदर आकर के। और हमने ये भी सुना है कि जो हथियार थे वो पहले से ही अंदर लाए गए थे। तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं जो ऑफिस के लोग थे वो भी मिले हुए थे कहीं ना कहीं? देखिए, इस तरह की बातें तो कई लोगों ने की हैं कि जो ऑफिस के लोग हैं वहाँ पर हथियार कैसे पहले ही वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जो लोग बाद में मारने के लिए आए थे, आतंकवादी आए थे, वो तो खाली हाथ आए थे। उन्होंने अंदर ही हथियार जो हैं उनको यूज़ किया। वो कहाँ पर, वो किसने लाए थे और कैसे उन्होंने फिर उनके हाथ में वो दिए और कैसे ये सारा हुआ, और फिर ये पूछ करके कि राहुल भट्ट तुम ही हो, जब उन्होंने हाँ कहा तो उस पर गोलियां चलाई। और उसके बाद भी हमने ये देखा कि उस ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था या कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो जा कर के उनको पकड़े। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, एक और बंदा और मर जाता, लेकिन एक चीज़ तो हो जाती, उन तीनों आतंकियों को तो पकड़ा जाता और ये पता लग जाता कि जो कश्मीरी मुस्लिम समाज है वो भी आतंकवाद के विरुद्ध है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, देखिए, आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आतंकवाद के माध्यम से हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, इसमें कोई लेकिन हर्ज नहीं है कि कश्मीरी मुस्लिम समाज को भी छोड़ा नहीं गया है। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में कई मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। कोई दुकानदार है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पुलिस में काम करता है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, इस तरह से कई लोग मारे गए। एक महिला भी मारी गई है, मुझे लगता है ये कल की घटना है, महिला को मारा गया, एक छोटी सी लड़की को मारा गया है, लेकिन वो बाल बाल बच गई, उसके हाथ जख्मी हो गए। आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता। हो सकता है आज उनको ये लगे कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, लेकिन साथ में आप कहीं की भी मिसाल देख लीजिए, जैसे इराक़ की मिसाल सामने है, सीरिया की मिसाल है, अफ़गानिस्तान की मिसाल है, पाकिस्तान की मिसाल है। ये जो आतंकवाद है ये किसी का सगा नहीं होता है। और इसीलिए कश्मीर में जो अभी हम देखते हैं ये सारा नरसंहार जो हो रहा है, कश्मीरी हिंदू तो एक प्रकार से सॉफ्ट टारगेट है, वो टारगेटेड किलिंग उनकी होती है। लेकिन आतंकवादी मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ने वाले और उनको भी अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं। लेकिन उसका कारण कुछ और होता है। हिंदुओं को मारने का कारण ये होता है कि वो हिंदू है। मुस्लिम्स को मारने का कारण ये होता है कि वो वर्दीदारी है, यानी वो पुलिस में या आर्मी में काम करते हैं, नहीं तो वो सरकार के साथ हैं, नहीं तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, नहीं तो जो आतंकवादियों ने अपना डिक्टेशन दिया है वो उसको मानते नहीं हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि आप मान लीजिए, उन्होंने ये बात कही है कि आप टीवी में काम न करिए, आप ड्रामा न करिए, आप संगीत न बजाइए। अब मान लीजिए कोई ऐसा करने वाला है तो उसको भी मारेंगे क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये एक बहुत बड़ा विशेष सर्कल है, इसमें कोई बचता नहीं है।
और आज कश्मीरी मुस्लिम समाज के सामने मैं मानता हूँ, आज ही नहीं है बल्कि ये तो पहले से ही था, एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं जम्मू में, आप देखते हैं जैसे पंजाब में आपने देखा, जैसे जम्मू में कश्मीरी पंडित समाज है, उसमें आपने ये बात देखी है कि आतंकवाद के विरुद्ध ये सारे समाज और समुदाय जो है खड़े हो गए हैं। ऐसा ही जब तक कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध वहाँ का मुस्लिम समाज खड़ा नहीं होता, तब तक आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो वहाँ पर और मजबूत होती जाएंगी। आतंकवाद अभी कश्मीर में मैं मानता हूँ मरा नहीं है, हाँ कमज़ोर ज़रूर हुआ है। जो आज से पहले के हालात थे 30 साल के, 20 साल के, 10 साल के, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लगभग मैं ये मानता हूँ कि उसमें तो सुरक्षा बलों ने भी बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं। मैं तो कहता हूँ सुरक्षा बलों के बलिदान जो हैं वो सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले हैं, जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए हैं। हम आज अपने घरों में सुरक्षित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा बल अपना बलिदान, चाहे वो बॉर्डर की बात हो, चाहे वो LOC की बात हो, या चाहे वो प्रदेश के अंदर की बात हो, वो अपना बलिदान दे रहे हैं बेचारे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है जो बलिदान वो हमारे लिए दे रहे हैं। उसी के बल पर हम देख रहे हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, रात को नींद करते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म की ज़रूरत है। यानी कि जैसे आपने पंजाब में देखा था 1980 के दशक में, जिस तरह से हमने पंजाब में देखा कि वहाँ पर आतंकवाद ने सारे समाज के ताने बाने को ध्वस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर बाद में 1989-90 के बाद जो सरकार केंद्र में आ गई और पंजाब में आ गई, उन्होंने एक फैसला ले लिया कि हमने आतंकवाद को समूल नष्ट करना है। और जो उस समय की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पर्टिकुलरली मुझे याद है उस समय की मेन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी BJP हुआ करती थी, उन्होंने इस काम में उस समय की सरकार का भरपूर सहयोग किया था। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप BJP से हैं? नहीं, वो भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस समय BJP ने कंप्लीट सपोर्ट किया था उस समय की सरकार को, और ऑल आउट ऑपरेशन करके उस आतंकवाद का समूल विनाश कर दिया था पंजाब से। तभी हमने देखा कि पंजाब में आतंकवाद समाप्त हुआ। उसी प्रकार से कश्मीर में भी करना पड़ेगा, तभी कश्मीर में आतंकवाद का समूल विनाश होगा। ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि आपने BJP ज्वाइन किया, इस कारण से भी आपने? BJP एक राष्ट्रवादी पार्टी है। BJP का एक आपने देखा होगा हर कार्यक्रम में, जिस पार्टी के हर कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति की बात होती है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, वंदे मातरम का जयगान होता है। और जहाँ पर आप देखेंगे शुरू से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर के आज तक, या कश्मीर में टीकालाल जी टपलू का बलिदान, इन सारे लोगों ने जो बलिदान दिए हैं देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मुझे नहीं लगता उसके मुकाबले में आज़ादी के बाद में किसी पार्टी ने इतने बलिदान दिए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ना केवल एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त पार्टी है, बल्कि हमेशा समाज उन्मुख और समाज के कल्याण के लिए कार्य हो। इसीलिए तो वो आपने देखा होगा मोदी जी ने जो ये नारा दिया था, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये कोई मामूली नारा नहीं था, ये सारे देश को एक साथ चलाने का नारा था। तो आपको लगता है कि एक साथ चल रहा है हमारा देश? एक साथ डेफिनेटली चला। देखिए कितना फ़र्क पड़ा है सारे विदेशों में। अगर आप देखेंगे, मुझे कई मौके मिले हैं पिछले 5-6 सालों में, विदेशों में जाने के मुझे कई मौके मिले हैं। उससे पहले भी मैं गया हूँ। मैंने अपने आँखों से ये चीज़ देखी है कि चेंजेस कितनी आई हैं। मैं USA भी गया हूँ, कोरिया गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, यूरोप गया हूँ। मैंने देखा है वहाँ कि लोगों के
भारतीय के साथ जो संबंध होते थे, जो पहले उनके साथ में उठना बैठना होता था, उनके बारे में जो उनके मन में विचार होते थे, उनमें कितना पॉजिटिव परिवर्तन आया है, ये मैंने स्वयं देखा है, हर जगह देखा है। भारतीय पासपोर्ट जो है उसकी आज बहुत बड़ी कीमत है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की गरिमा को और भारत की जो है उड़ान जो है उसको काफ़ी ऊपर ले लिया है, और भारत के बारे में सारे दुनिया भर में जो एक थिंकिंग थी, जो एक आइडिया होता था लोगों का, उसमें बहुत सारा परिवर्तन उन्होंने लाया है। एंड ही इज़ द पॉइनियर। मैं तो ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज़ ए फिनोमेनॉन। वो अपने आप में एक फिनोमेनॉन है जिन्होंने ये सारा कार्य किया है, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उनके मुकाबले में आज ना तो देश में ना तो दुनिया में कोई उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। तो टारगेट किलिंग अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ, ये परसेप्ट क्यों नहीं चेंज हुआ अभी तक? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर में, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, आपने देखा होगा 2019 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। वो क्या था कि आर्टिकल 370 और 35A और ये अलग कानून जो था, यहाँ पर अलग संविधान था और अलग झंडा था, इस सब की समाप्ति हो गई। हमने देखी 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे अब तो केवल ठीक, लेकिन पहले ऐसा क्या होता था, पहले ये इस रियासत में 2-2 झंडे होते थे, वो सब समाप्त हो गया है। वो पहले के कानून वैसे थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। मुक्ति जी जब आई यहाँ जम्मू, तब भी उन्होंने कहा कि मैं भारत का झंडा नहीं लगाऊंगी अपने टेबल पे, उन्होंने भी ये चीज़ कही। तो ऐसा क्यों होता था, 2 झंडे क्यों होते थे? इसलिए होते थे क्योंकि जब हमारा विलय भारत के साथ हुआ था, उस वक्त आर्टिकल 370 जो है उसको संविधान में जगह मिली थी। अनफॉर्चुनेटली ये उसी के कारण है, यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला था, जो कि हम पहले दिन से ही उसका अपोजिशन कर रहे थे, और उसी के लिए यहाँ पर 2 परमिट समाप्त करने के लिए आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस वक्त जनसंघ के सबसे बड़े लीडर थे, वो यहाँ आए थे, उनको अरेस्ट किया गया था, और उनका फिर बलिदान जो है वो कश्मीर में हुआ था। ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक। अब हम तो सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टेररिज्म ही है। हाल ही में जैसे उमर मलिक है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और यासिर मलिक जी को। और कश्मीर घाटी में हमने देखा, श्रीनगर में ही सिर्फ कि बैन कर दिया गया था, जैसे पूरा कश्मीर बंद था, पूरा कश्मीर बोला गया, न्यूज़ चैनल्स में बोला गया, लेकिन सिर्फ श्रीनगर ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उसकी सपोर्ट में बंद किया गया उन्होंने, कि दुकानें सब बंद कर दी, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उन्होंने सुरक्षा बलों ने काफ़ी सोच विचार करके इस बात पर फैसला लिया था कि वहाँ हालात ख़राब ना हों। उसके लिए उन्होंने इस तरह के जो कदम थे वो उन्होंने उठाए थे। कहीं कहीं पर शायद उन्होंने सेक्शन 144 या कर्फ्यू भी थोड़ा बहुत लगाया था, या उसके फेवर में नहीं लगाया ये नहीं, उन्होंने मतलब इसलिए लगाया था कि वहाँ पर जो हालात हैं वो काबू में रहे, वहाँ पर हालात बिगड़े नहीं। लेकिन तो सर ऐसे सामने हाँ, आई कुछ लोग ऐसे निकले थे जिन्होंने उनके सपोर्ट में नारेबाजी की थी, उसको फिर एकदम वो समाप्त कर दिया गया था। मेरा ये कहना है कि जो ये लोग हैं, ये कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उनको बहाना चाहिए होता है। देखिए, नहीं तो ये कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, हम में से कोई भी अगर किसी से भी आप पूछें तो ये जो यासिन मलिक को सज़ा मिली है वो किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं मिली है, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया से मिली है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, उन्होंने जघन्य अपराध किए थे, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा था, उन्होंने पैसे की घपलेबाजी की थी, उन्होंने टेरर फंडिंग की थी, उन्होंने उसके अलावा देश के विरुद्ध सेडिशन का मामला जो उनका था वो उन पर चढ़ता था, और भी कई काम उन्होंने ऐसे किए थे जिसके कारण, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स, 4 ऑफिसर्स को उन्होंने मारा था। ये जो रुबैया सैयद का 1999 में, दिसंबर 1999 में अपहरण हुआ था, उसमें उनका सीधा हाथ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी तो और केसेस इन पर चलने हैं, ये तो कुछ ही केसेस हैं जिन पर ये अभी फैसला हुआ है, आगे अभी और केसेस भी हैं,
उस पर भी अभी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आगे चलेगी और उस पर भी जो न्यायाधीश हैं वो अपना फ़ैसला देंगे। फ़िलहाल तो ये एक ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और हमारा ये मानना है कि जो उनको अब ये उम्र कैद मिली है, दो मतलब उनके अपराधों के लिए उनको एक ही प्रकार का वो सज़ा मिली है और वो ये है कि उनको उम्र कैद मिली है। बाकी कुछ के लिए तो उनको 10-10 साल की कैद मिली है, कुछ के लिए तो उनको 10 लाख का जुर्माना भी हुआ है, लेकिन ये सारे कंकरेंटली चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि उम्र कैद जो है ताउम्र उन्होंने जेल में ही रहना होगा। तो अभी यासिन मलिक की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही है, महबूब मुफ्ती के साथ, कभी किसी के साथ, मनमोहन सिंह के साथ, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। मैं तो ये कहता हूँ हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने, जिनमें जैसे आपने कहा अभी कि सोनिया गांधी के साथ उनके चित्र या मनमोहन सिंह जी के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे या फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके चित्र, इस तरह के जो चित्र थे वो अलग अलग समय पे उन्होंने उनके साथ में जो वो उठे बैठे थे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक आतंकवादी के साथ में, जिनके बारे में ये आम बात थी कि वो एक आतंकवादी है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की हैं, उन्होंने देश के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, वो अलगाववाद और आतंकवाद का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उन्होंने एक गैंग के माध्यम से जो सारे भारत में, चाहे वो नक्सल गैंग थी, अर्बन नक्सल्स थी, चाहे वो तथाकथित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, या चाहे वो किसी प्रकार के अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहने वाले लोग थे, उन सब लोगों के भरोसे उनको कई प्रकार के प्लेटफॉर्म भी सारे देश में मिले। इन सब बातों को लेकर के जो उनको एक शाई प्रदान हुई, जो उनको एक सहारा प्रदान हुआ, उसके भरोसे फिर उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स भी दिए गए और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो उस समय थे उनके साथ में उनकी मुलाकात, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस के इतिहास में और ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके उस सारे संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो ये बड़ी शर्म की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए गर्व किया जा सके। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब हम एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी हम उस पर बात करना चाहेंगे। कश्मीर फाइल्स, आपने मूवी देखी है सर? हाँ जी, देखिए, हमारे यहाँ पर उसके इंटरव्यू हुए हैं। तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों से बात की और मैंने काफ़ी सुना, उस समय लोगों ने रिव्यू देखी, सिर्फ 10% दिखाया गया उसमें। तो आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं लोग, 10% दिखाया गया कि और दिखाना चाहिए था उनको? ये बात सही है। जितना उनके पास, विवेक अग्निहोत्री जी के पास, पल्लवी जोशी जी के पास, जितना ये पॉसिबल हो सकता था, उन्होंने 700 इंटरव्यू लिए हैं। कोई मामूली बात नहीं है। पूरा रिसर्च किया है। 4 साल वो हमारे पास आए थे 2019 में, मुझे याद है। इसी कमरे में यहीं पर कई 2 दिन तक इंटरव्यू उन्होंने लिए। हाँ जी, हमने उनको कुछ किताबें भी उस समय दी थी, कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए थे, और भी उन्होंने मेरे अलावा और 700 लोगों से इंटरव्यू सारे जम्मू कश्मीर में किए हैं, दिल्ली में किए, बाकी जगहों पर किए, देश से बाहर लोगों से मिले। और 10% का हाँ, ये पॉसिबल नहीं था कि वो 3 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म है, सारी बातें बताएं। लेकिन जो उन्होंने उसमें बताया है वो एक प्रकार से प्रतीकात्मक है। वो उन्होंने सिंबलाइज किया है कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, उन्होंने उसको सिंबलाइज किया है। और उस सिंबलाइजेशन के माध्यम से उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है, दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ, सरकार का फेलियर उस समय का क्या था, उसके बाद क्या था, आतंकवादियों का रोल उस समय क्या था, और जो ये लोग, चाहे वो नक्सल आतंकवादी हों, चाहे वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, या कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हों जिन्होंने अपनी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ या अलगाववादियों के साथ रखी, उनका रोल क्या था, उन्होंने उसमें प्रतीकात्मक रूप में वो सारी बात बताई। क्योंकि जो ये निर्देशन उन्होंने किया था, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा काम था। देखिए, आज तक कश्मीर के बारे में पिछले 30 वर्षों में, जहाँ तक मुझे याद है, कई फिल्में बनी हैं, दशकों फिल्में बनी हैं,
लेकिन उनमें से किसी फिल्म में फोकस कश्मीरी पंडित नहीं था, और अगर किसी फिल्म में था भी तो वो टूटा फूटा था, जिससे कि बात को ठीक प्रकार से लोगों के सामने लाने में वो सफल नहीं हुए थे। उस प्रकार के फिल्में हमने कई देखी हैं, लेकिन वो सारी असफल हुई। अब कश्मीर फाइल्स क्यों सफल हुई? क्योंकि इन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना किसी पर्दे के वो बातें सामने लाई जो सच्चाई थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका अपना बहुत बड़ा स्थान है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, जैसे अनुपम खेर, ये जैसे पुनीत इस्सर, ये ऐसे कलाकार हैं जिनका अपना बहुत बड़ा स्थान बॉलीवुड में है। और यंग कलाकार भी हमने देखे उसमें, जिन्होंने उसमें यंग काम किया है, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अभिनय करके जो बातें हैं वो हम सब के सामने रखी हैं। अब देखिए, कोई मामूली बात नहीं है कि सारी दुनिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये 300 करोड़ के ऊपर अभी तक इसने कमाया है। ये बॉलीवुड में पहली बार हुआ है कि कश्मीर पर कोई इस तरह की फिल्म बनी है, और वो भी आतंकवाद पर, जिस पर फोकस कश्मीरी पंडित है, उसको इतनी सफलता मिली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कश्मीर फाइल्स वास्तव में सफलता की एक मिसाल है। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने जो इस फिल्म को अपना सपोर्ट किया है और उसको ये बताया है कि ये सच्चाई प्रदर्शित करती है, उससे भी काफ़ी मदद इस फिल्म को मिली है, डेफिनेटली मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अश्विनी चिरुंगू जी, बीजेपी के सीनियर लीडर। इन्होंने अपना ओपिनियन बताया विभिन्न मुद्दों पे, और ऐसी अपडेट के लिए आप हमेशा बने रहिए। नमस्कार।